सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 यूनिट 3 के सेकेंड क्लास में अपने आ चुके हैं। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मार्केट्स, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में परफेक्ट कंपटीशन कवर कर लिया था और कुछ हद तक मोनोपोली पर भी बातें हुई थी। आज भी मोनोपोली पे बातचीत बाकी है बिफोर वी मूव टू अदर मार्केट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बातचीत। सबसे पहले बच्चा लोग, मोनोपोली के बारे में आप लोग को क्या ध्यान है वो एक बार फटाफट मैं रिकैप करा देता हूं। क्या पढ़े थे अपने? बिल्कुल सही कि मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मतलब जो फर्म है वही इंडस्ट्री है। एक फर्म ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। ओके, बट वी रियलाइज्ड कि मोनोपोलिस्ट को भी और बेचना है। इफ द मोनोपोलिस्ट वांट्स टू सेल मोर, तो मोनोपोलिस्ट को भी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस को कम करते जाना पड़ेगा। इफ द मोनोपोलिस्ट वांट्स टू एंटर न्यू मार्केट्स, तो इसका एआर और एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, याद आ रहा है? एक और बात, स्लोप ऑफ एमआर वाज 2 times द स्लोप ऑफ एआर। भूलना मत, पढ़ाया हुआ है। एमआर भी गिरता है, एआर भी गिरता है, पर ज्यादा जोर से कौन गिरता है? एमआर गिरता है। मैंने बोला भी था पढ़ाते पढ़ाते, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू। पीवाईक्यू में आया हुआ है, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू। चलो बढ़िया, ये सब बात बताया हुआ है सर आपका। फिर आई टोल्ड यू कि शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकता है, लॉसेस भी इनकर कर सकता है शॉर्ट रन में। पर लॉन्ग रन में क्योंकि यही सेलर है, तो लॉन्ग रन में तो पक्का बल्ले बल्ले होने वाला है, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होने वाला है फॉर अ मोनोपोलिस्ट। सर यहां तक बातें एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। सर यहां तक बातें एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। मोनोपोलिस्ट का स्टूडेंट्स एक स्पेशल सुपर पावर है। एक मोनोपोलिस्ट का एक स्पेशल सुपर पावर है। जानते हो उस सुपर पावर का नाम? बताइए सर क्या है? उस सुपर पावर का नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट के पास एक स्पेशल सुपर पावर है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या है ये पावर सर? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है डियर स्टूडेंट्स कि एक मोनोपोलिस्ट सेम प्रोडक्ट के लिए, एक मोनोपोलिस्ट सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमरों से, एक मोनोपोलिस्ट सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमरों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता है। मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में एक ही डॉक्टर है या एक ही जनरल फिजिशियन है, ठीक है? अब वो देखता है कि कोई ठीक ठाक घर से है, बढ़िया है, वेल टू डू है, तो वो उसके लिए फीस 1000 रुपीज रख रखा है। पर वो देखता है कि कोई यार इतना वेल टू डू नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो मे बी वो डॉक्टर उससे 200 रुपया ही कंसल्टेंसी फीस लेता है या 100 रुपया ही लेता है। अब बात समझ गया क्या मेरा? मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमरों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना। सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमरों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना। इस प्रैक्टिस को अपने क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इधर आइए, आगे बढ़ते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स, ये मोनोपोलिस्ट का स्पेशल फीचर है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। एक मोनोपोलिस्ट या सिंगल सेलर का एक ये स्पेशल फीचर है, ठीक है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स, जब एक प्रोड्यूसर बेचता है एक स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस, एक स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस टू डिफरेंट बायर्स at 2 or more prices for reasons not associated with difference in cost। मतलब कॉस्ट एक रीजन नहीं रहता, सेम प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइसेस पे बेचा जा रहा है। दैट स्पेशल फीचर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कुछ एग्जांपल्स मैं और भी बता सकता हूं, जैसे इंडियन रेलवेज।
इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज देखिए, सेपरेट हाई वैल्यू और रिलेटिवली स्मॉल बल्क कमोडिटीज विच कैन बियर हायर फ्रेट चार्जेस फ्रॉम अदर कैटेगरीज ऑफ गुड्स। मतलब इंडियन रेलवेज जो है वो ज्यादा चार्ज करती है हाई वैल्यू कमोडिटीज के लिए भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा। वैसे ही आप देखते होंगे कि अप टू 5 इयर्स के बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं लगता, हैंडीकैप पर्सन को 50% ही पे करना पड़ता है। कुछ कुछ रेलवेज का ऐसा स्कीम्स रहता है, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ है। तो इस प्रैक्टिस को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि सेम प्रोडक्ट है, सेम एक्सपीरियंस है, पर अलग अलग लोगों से उसका अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। ये एक मोनोपोलिस्ट ही कर सकता है। आगे देखिए, सम कंट्रीज डंप गुड्स एट लो प्राइसेस इन फॉरेन मार्केट्स टू कैप्चर देम। जैसे चाइना में प्रोडक्ट्स एक दाम पे बेचता है और चाइना वही प्रोडक्ट इंडिया में डंप करता है अलग दाम पे। डंप करना मतलब बहुत ही लो वैल्यू में बेच देना। आगे, सम यूनिवर्सिटीज चार्ज हायर ट्यूशन फीस फ्रॉम इवनिंग क्लास देन फ्रॉम मॉर्निंग स्कॉलर्स। पढ़ा एग्जाम्पल आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। मान लीजिए आप लोग बीकॉम कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपना जो स्कूल कॉलेज है वो किया था सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा, जो फर्स्ट कैंप, जो अर्लियर कैंपस है, नॉट द राजा राटवन, द ओरिजिनल कैंपस जो पार्कशीट में है। तो सेंट जेवियर्स कैलकाटा का मॉर्निंग का फीस अलग था, ऑफर बीकॉम ही कर रहे थे तब, बीकॉम ऑनर्स। और सेम सेंट जेवियर्स कैलकाटा इवनिंग में रन करता था कोएड बैचेस, उसका चार्जेस अलग है। आज भी है ये चीज, आज भी है, फीस अलग है। और हर जगह जैसे स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि सर हमारे कॉलेज में भी ऐसा ही है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट। मॉर्निंग में अलग, इवनिंग में अलग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। आगे, a lower subscription is charged from student readers in case of certain journals, lower charge on phone calls at off peak time। ये अभी इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, इधर सुनिएगा आप लोग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है मतलब कब आप अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। ये मुमकिन कब है, कब है ये पॉसिबल? सबसे पहला बात, जो सेलर है उसके पास कंट्रोल होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के सप्लाई का। द सेलर शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट, दैट इज द फर्म शुड हैव प्राइस सेटिंग पावर। ठीक है, मतलब आपका पहला बात तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाने के लिए आपका मोनोपोली होना जरूरी है। अगर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके और भी कंपटीशन है, तब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक आप नहीं कर सकते। आपका कंट्रोल होना चाहिए मार्केट पे। दूसरी बात, सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड हिज मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट्स। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक मार्केट है जहां मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास लोग के लिए, एक है जो नॉट सो वेल टू डू लोग हैं उनके लिए, हो गया ना सब मार्केट्स। या एक हो सकता है नॉर्थ में बेच रहे हैं किसी दाम पे, साउथ में बेच रहे हैं किसी दाम पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो markets should be segregated, seller should be able to divide his market into 2 or more sub markets। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट्स। इसका मतलब है कि जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी, इधर सुनिएगा, जिस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी बड़ा लो रहेगा उस मार्केट में हाई दाम लगाओ ना। जैसे जो डॉक्टर का मैं बात कर रहा था, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वेल टू डू या अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, उनसे तुम 1000 की जगह 1500 रुपया भी कंसल्टेशन का फीस ले लेगा ना, वो जो पेशेंट है वो खुशी खुशी 1500 रुपया दे के जाएगा तुमको। वो पेशेंट खुशी खुशी तुमको 1500 रुपया देकर जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Are you understanding this? Yes or no? Yes sir, we are understanding it। पर जहां इलास्टिसिटी हाई है, जहां कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है, वहां तुम कम प्राइस रखो।
क्योंकि वहां तो प्राइस एक मेजर रोल प्ले करता है, यही लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट्स। द मोनोपोलिस्ट फिक्सेस हाई प्राइसेस फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर दोज बायर्स हुज प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। मैंने बोला था लो, क्यों? क्योंकि अगर प्राइस इलास्टिसिटी लो है मतलब वहां का कस्टमर, उस मार्केट का कस्टमर ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है। लो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उस कस्टमर के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? राइट सर। This implies that when the monopolist charges a higher prices from them, they do not significantly reduce their purchases. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोनोपोलिस्ट किस मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करेगा? उस मार्केट में जहां इलास्टिसिटी 1 से कम हो। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है मतलब कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है। अगर आप हाई प्राइस रखे हो तो कस्टमर तो कहीं और चला जाएगा, या आपसे या खरीदेगा ही नहीं वो सामान। राइट सर। आगे, it should not be possible for the buyers of low priced market to resell the product to the buyers of high priced market। ये तो सही है ना, ये तो बात सही है ना। मान लो कि हमने सेम शैम्पू लॉन्च किया, एक मार्केट में हम 5,000 में बेच रहे हैं और एक मार्केट में हम 1,000 में बेच रहे हैं। अब वो 1,000 वाला जो है वो क्या बुद्धि लगाया? वो 1,000 वाला बुद्धि क्या लगाया कि भैया एक मार्केट से खरीदा, 1,000 वाला क्या बुद्धि लगाया? वो ये बुद्धि लगाया कि उसने सिंपली 1,000 वाले मार्केट से खरीदा और 5,000 वाले मार्केट में 3,000 में बेच दिया जाकर। मतलब समझ गया? मतलब तुम समझ गया क्या हुआ? मतलब हुआ ये कि तुमको ही तुम्हारे प्रोडक्ट में हरा दिया, क्योंकि तुम तो अपने मार्केट में 5,000 में नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वो तो 1,000 में खरीद के तुम्हारा ही प्रोडक्ट दूसरे मार्केट में 3,000 में बेच रहा है। तो मतलब ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि दोनों मार्केट का आपस में कोई इंटरैक्शन नामुमकिन होना चाहिए। इस मार्केट का माल उधर इंटरैक्ट ना कर सके, उस मार्केट का माल इधर इंटरैक्ट ना कर सके। बात समझ आती है? राइट सर, बात समझ में आती है। Thus, we note that a discriminating monopolist charges a higher price in the market which has relatively inelastic demand. Very important, write it down, underline it. Discriminating monopolist charges a higher price in that market which has relatively high inelastic demand. जहां डिमांड हाईली इनइलास्टिक है। अरे अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है? राइट सर, बातचीत तो समझ में आ गया। अब ऐसा न्यूमेरिकल्स आ सकता है तो वी बेटर बी रेडी। क्या आप लोग को याद है मैंने ये पढ़ाया आपको और मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया आप लोगों को, एमआर एआर और इलास्टिसिटी का रिलेशन। इस पर पीवाईक्यू में सवाल पूछा गया है। 3 मिसिंग फिगर्स होते हैं, एमआर एआर और ई, उसमें से 2 दे देते हैं, एक आप निकाल लो। इक्वेशन सबको आता है, एमआर इक्वल्स टू एआर इंटू इलास्टिसिटी माइनस 1 बाई इलास्टिसिटी। अब वो उनकी मर्जी है, वो आपको इलास्टिसिटी दे और एआर दे, या एमआर और एआर दे, या एमआर और इलास्टिसिटी दे, वो मुझे नहीं मालूम है। होगा यही 3 कॉम्बिनेशन। देखिए, सपोज द सिंगल मोनोपोली प्राइस इज 30। ओके, अब देखो कितना होशियार है ये लोग। सिंगल मोनोपोलो प्राइस इज 30, मोनोपोली प्राइस इज 30। मैंने आपको बताया था प्राइस रियल लाइफ में किसको बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू को। अगर ध्यान नहीं है तो स्ट्रगल होगा। प्राइस 30 है मतलब एवरेज रेवेन्यू 30 है, प्राइस 30 है मतलब एवरेज रेवेन्यू 30 है। एक मार्केट में इलास्टिसिटी 20 है, 2 है सॉरी, एक मार्केट में इलास्टिसिटी 2 है। तो अब अगर आपसे पूछा गया मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, तो भैया एवरेज रेवेन्यू 30 है, 2 माइनस 1/2 यानी 30 इंटू 1/2 यानी क्या आ गया बताओ? 15। मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 15, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 15। सर बात तो समझ आ गया ना? राइट सर, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 15, यानी यहां तक बातचीत क्लियर है सर। ओके, आगे बोलता हूं, आगे बोलता हूं। ये वाला पोर्शन अपने फिर भी स्किप कर सकते हैं, वहां पे वही रिपीटेड बातचीत है।
कोई मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा क्यों? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, और कब कर सकता है? 4 कंडीशंस थे, याद है कि आपको चारों कंडीशंस? एक बार फिर से देख लीजिए चारों कंडीशंस को, कि सेलर का मार्केट पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब मोनोपोली होना चाहिए, मार्केट एक से ज्यादा सब मार्केट्स में डिवाइड होना चाहिए, हर मार्केट में इलास्टिसिटी अलग होने चाहिए, और दोनों मार्केट्स का आपस में कोई संपर्क पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वरना तो जो लो प्राइस वाला है वहां से खरीद के हाई प्राइस वाले में बेचेगा। पर अब कोई मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे क्यों? पहला, इसलिए कि वो बोलेगा, वो सोचेगा कि दो कस्टमर्स मेरा सामान 5,000 की जगह 2,000 में खरीदने को राजी है, 5 की जगह अगर ये लोग 2,000 में भी खरीदे तो मेरा तो प्रॉफिट तय है, तब भी मेरे को तो प्रॉफिट हो ही रहा है, तब भी मुझे तो प्रॉफिट हो ही रहा है। तो टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, कि भाई जिस मार्केट में हम बेच रहे हैं वहां 5,000 में फायदा नहीं हो रहा, 2,000 में तो हो रहा है, बेच। आगे, टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। ये क्या है सरप्लस स्टॉक? टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक का क्या मतलब हुआ? सरप्लस स्टॉक का मतलब हुआ, एग्जांपल देता हूं, आप लोग के पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है, आप लोग के पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको निकालना, उसको खत्म करना, डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। काफी बार एडिडास, नाइकी, प्यूमा ये लोग करते हैं, देखे होंगे आप लोग, क्या कि मान लीजिए कि एक्स्ट्रा स्टॉक बच गया, एक्स्ट्रा स्टॉक बच गया, तो जब एक्स्ट्रा स्टॉक बच गया इन लोग क्या बोलेंगे, यार इसको 50% पे निकाल दे, जिससे नया स्टॉक लॉन्च कर सके, शेल्फ में जगह खा रहा है। टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका क्या मतलब होता है टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कोको कोला, पेप्सी, जब इन लोग इतने बड़े क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो इनका पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही कम, बहुत ही लो आता है, इनको इसी का फायदा चाहिए। नेक्स्ट है टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, कि हम लोगों को नए मार्केट्स में एंटर करना है ना, हम लोग को नए मार्केट्स में एंटर करना है, तो जब हम लोगों को नए मार्केट्स में एंटर करना है तो दाम गिरा के एंटर करो। आपको हम एग्जांपल दें, इसका सबसे बढ़िया मेरे दिमाग में एग्जांपल आता है उबर, ओला। आप लोग को नहीं पता है, बिकॉज आप लोग को पता ही नहीं है, बिकॉज यू पीपल वेयर मतलब वेरी स्मॉल देन। मैं आपसे बात करता हूं तब मेरा कॉलेज ईयर्स चल रहा था, इसका मतलब इट वाज 2013, 2013। आप लोग का लगभग लगभग बर्थ ईयर क्या है? 7-8, मतलब तब आप लोग 6-7-8 ऐसे रहोगे, जो भी है 5 से 7-8 साल के बीच में रहोगे, खैर जो भी है। इमेजिन उस समय जो ज्यादातर क्राउड था स्मार्टफोन यूजर्स, यंगस्टर था, बट पेरेंट्स के हाथ में था, और उस समय का माहौल आप लोग को नहीं पता, 11-12 में तब मैं था भैया, येलो टैक्सी, कलकत्ता का बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में येलो टैक्सी होती है, बाकी जगह क्या होता होगा आपके सिटी में आप लोग जानो, जिन लोग ऑनलाइन और रिकॉर्डेड देखते हैं, तो जो भी है आपको पीछे भागना पड़ता था पीला टैक्सी वाले के, भैया यहाँ चल लो, यहाँ चल लो, नहीं कम से कम इतना भाड़ा दीजिए, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। उबर, ओला अमेरिका में और ये सब जगह बढ़िया कर रहे थे, उबर, ओला बाद में आया, उबर के दिमाग में आया, उबर बाहर का कंपनी है, उबर के दिमाग में आया यार इंडियन कंज्यूमर को हाथ में फोन देके डाउनलोड करवाना और ये बिलीव करवाना कि घर के नीचे कैब आ जाएगा और वो भी एसी में लेके जाएगा, मतलब ये इंडियन इंडियन कंज्यूमर ये कैसे, और इंडियन कंज्यूमर को शांति नहीं है, बोला कैसे करे, बोला 3 फ्री राइड्स देंगे। क्या? 3 फ्री राइड्स। आप लोग को पता है उबर ने लॉन्च किया था विद 3 फ्री राइड्स पर कस्टमर अप टू अ बिल ऑफ 600 रुपीज, मुझे याद है एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब 600 रुपया तक का बिल आया तो आपको 1 रुपया नहीं पे करना है। सर आपको कैसे याद है? क्योंकि हम और हमारे दोस्त लोग देख लेते थे 600 का बिल कहां तक आएगा और वहां जाना भी नहीं होता था, फिर भी चले जाते थे घूमने के लिए, कि कलकत्ता का वो वाला हिस्सा नहीं देखा है, ये कलकत्ता के उस बाहर तक नहीं देखा है, तो एक लगभग अंदाजा लगा लिया और फिर चले गए, आते टाइम का भी हो जाएगा। तो आप लोग को बात समझ में आ रहा है क्या?
फ्री, इससे ज्यादा प्राइस डिस्क, क्योंकि उस समय उबर वॉज द मोनोपोली, उबर वॉज द मोनोपोली। तोड़ दिया मार्केट को, पूरा घुस गया 600 600 600 600 करके देने में। लोग क्या करते थे ना, अब हुआ क्या ना, इंडियन कंज्यूमर सोचा हम बहुत स्मार्ट है, इंडियन कंज्यूमर सोचा उस समय का बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उस समय का बहुत स्मार्ट कंज्यूमर तो मैं ही था, वो तो मैं ही था उस समय का, क्योंकि मेरा जस्ट आया था। हम बोले बेटा क्या करेंगे, इसका फोन से कर लेंगे, फिर इसका फोन से, फिर इसका फोन से, फिर इसका फोन से। उबर वॉज रेडी टू बर्न दैट, उबर के लिए वो मार्केटिंग कॉस्ट था। बोला कर, इतना बार मैं अब उबर और ओला में चढ़ गया था, तब तक फ्री फ्री फ्री, वो फिर फ्री के बाद खत्म नहीं किया, फिर 50%। तो कंज्यूमर ये सोचा जहां 300 रुपया में जाते हैं पीली टैक्सी से, वहां 150 में पहुंचे, फेयर डील, और वो भी एसी में। पीली टैक्सी में धूप में वेट करो, यहां पे तो गाड़ी नीचे आएगा, ठीक है फेयर डील। इतना बार उबर ओला, इतना बार उबर ओला हो गया कि अब आदत हो गया है। तुम समझ रहे हो कैसे उबर घुसा है मार्केट में, इतना बार उबर कर दिया कि भैया मार्केट में सर में घुसा दिया। अब तुम देख, तुमसे जल्दी से अगर तुमको कहीं जाना है तो जल्दी से तुम पीला टैक्सी नहीं ढूंढता है, तुम्हारा आदत है भैया बुक करो और फिर जाओ, हैबिट डेवलप कर दिया दिमाग में। और तुम्हारा जनरेशन को वो प्रॉब्लम ज्यादातर फील नहीं हुआ होगा, बिकॉज तुम लोग उबर ओला, जब तुम लोग को समझ आया तब तक उबर ओला वाज ऑलरेडी द थिंग। ओला आया, ओला ने क्या किया, कुछ अलग करने के लिए किलोमीटर तक फ्री दिया। किलोमीटर तक फ्री मतलब 11 किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर हो गया, 11-12 किलोमीटर, ऐसे करके 11-12 किलोमीटर तक आपको जहां जाना है जाइए। ये भी मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वैभव, वो क्या करता था, जैसे सॉल्ट लेक है, आप लोग सॉल्ट लेक गए होंगे, तो सॉल्ट लेक में ना आइलैंड्स है, गोल चक्कर होता है, तो 11 किलोमीटर तक जाना है। अब हमें मान लीजिए जाना था 6 किलोमीटर, क्योंकि हमारे एरिया से सॉल्ट लेक 6 किलोमीटर ही दूर है। तो वो बोलता है भैया को, भैया गोल गोल घुमाइए, मेरा तो 5 किलोमीटर और बाकी है, आइलैंड में ही गोल घुमा दीजिए भैया। वो फिर भैया क्या जवाब देते थे, जो शब्दों का प्रयोग करते थे वो हम नहीं बोलेंगे, पर बोलने का मतलब है कि ऐसा ऐसा हरकत करता था। इसलिए मुझे 11-12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनकी याद है। ये होता है कैप्चर फॉरेन। ओला तो खैर इंडियन ही है, ओला बाहर ऐसे गया, तो टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स एंड टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, मतलब हर जगह प्रेजेंस और इक्वल प्राइसिंग, तो वो ठीक है, हर जगह इक्वल मार्केट्स हुए। सो ये था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं आता हूं मेन इंपॉर्टेंट चीज पर। आप लोगों को क्या पता है, 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कितने, 3 डिग्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया, यहां पर आ जाइए, मैं बता सकता हूं कहां पे, यहां पे पीवाईक्यू लिख लीजिएगा। मैं नाम भी बता दे रहा हूं आपको पर्सन का, प्रोफेसर पीगो, प्रोफेसर पीगो। भाई मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर पीगो ने 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तीनों का अपना लॉजिक होता है ना। हाँ सर, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, अच्छा तीनों डिग्रीज अलग अलग लॉजिक पर बेस्ड है। फर्स्ट डिग्री क्या है मैं आपको समझाता हूं, फर्स्ट डिग्री क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे कस्टमर से वो प्राइस चार्ज करो जो मैक्सिमम प्राइस वो देने को तैयार है। मतलब मुझे आपको देख के अगर लग रहा है कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए 15,000 दे सकते हो, मैं आपसे 15,000 ले लूंगा। मेरे को पता है आप जो है वो 8,000 दे सकते हो, आपसे 8,000 ले लूंगा। मेरे को आपसे इससे पता है कि ये 50,000 दे सकता है, इससे 50,000 ले लूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या, मतलब मेरे को जिससे जो लगता है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, दैट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज सेड बाय प्रोफेसर पीगो। यहां गोल है कि कंज्यूमर जो देने को रेडी है उतना पूरा पेमेंट ले लो, कंज्यूमर सरप्लस पूरा खींच लो। Under the first degree price discrimination, monopoly separates the market into each individual consumer and charges the price they are willing and able to pay and thereby extract the entire कंज्यूमर सरप्लस। जितने सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, क्योंकि आप लोग समझो ना, सर्विस प्रोवाइडर का कोई कॉस्ट है क्या, डॉक्टर का कोई कॉस्ट है क्या, कोई कॉस्ट है डॉक्टर का। आज फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बनाने वाले का कॉस्ट है, कैलकुलेटर बनाने का खर्चा लगता है, डॉक्टर का क्या, उसका तो नॉलेज है। सर्विस प्रोवाइडर का कोई कॉस्ट नहीं होता,
तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स ऐसे ही काम करते हैं। ये लोग हर कंज्यूमर से अलग फीस चार्ज करते हैं। चार्जिंग डिफरेंट फीस, prices decided under bid and offer system, auctions and through negotiations are example of first degree price discrimination। ये सब है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डिग्री क्लियर है आप लोगों को? फर्स्ट डिग्री क्लियर है आपको? अब सेकंड डिग्री पर आते हैं। सेकंड डिग्री में क्या है? यहां पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, पर ये आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मैंने बोला आपको कि भाई ये रहा मेरा कैलकुलेटर का बिजनेस है, आप मेरे से कैलकुलेटर लेकर जाइए। एक कैलकुलेटर लोगे तो 500, 10 कैलकुलेटर लोगे तो पर कैलकुलेटर तुमको 450 में बेच देंगे। डिस्काउंट ऑन लार्ज क्वांटिटीज, डिस्काउंट ऑन लार्ज, यहां पे भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। कल को ऋत्विक को इस कैलकुलेटर का 500 पड़ा, सामने तनिष्का, तनिष्का को इसी कैलकुलेटर का 450 पड़ा, तो दो लोगों को सेम प्रोडक्ट का अलग अलग दाम देना पड़ा। बट हियर द डिफरेंट इन दाम, जो अलग अलग दाम देना पड़ा वो इस वजह से देना पड़ा क्योंकि ऋत्विक जो है उसने कम क्वांटिटी खरीदी थी, तनिष्का ने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी थी। इसे कहते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आइए पढ़ते हैं। अंडर द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सेल्स। द मोनोपोलिस्ट विल टेक अवे ओनली अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। मतलब यहां कंज्यूमर भी खुद कुछ सरप्लस एंजॉय कर पाएगा। क्या आप लोग को कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला बताया हूं क्या? यस, बता रखा हूं चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर में। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू, मान लो एक प्रोडक्ट का आप 50 पे करने को रेडी थे, मैंने बिस्लेरी वाला एग्जांपल दिया था, प्यास लगा था, 50 रुपया आप देने को तैयार हो एक पानी के बोतल के लिए, पर आपका कॉस्ट 20 रुपया ही लग रहा है, तो आपका सरप्लस कितना हुआ? 30। याद आया कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट यू आर रेडी टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे। याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद आ रहा है इसका मतलब इनफ रीडिंग्स नहीं हुआ, आपका तैयारी अधूरा है। द टू पॉसिबिलिटीज आर, मतलब सेकेंड डिग्री पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट डिग्री में क्या था याद आया? फर्स्ट डिग्री में मैक्स सारा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लो, मतलब चार्ज कंज्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। अब आइए इधर क्या होता है, डिफरेंट कंज्यूमर्स पे डिफरेंट प्राइस इफ दे बाय डिफरेंट क्वांटिटी। यही तो मैं बोला अभी, लार्ज क्वांटिटीज आर अवेलेबल एट लोअर यूनिट प्राइस, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। यस। दूसरी बात, ईच कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइस फॉर कंजिक्यूटिव परचेजेस। मतलब क्या है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का होता है, जैसे आप 200 यूनिट तक कंज्यूम करो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट ये रहेगा, 200 से 400 में इलेक्ट्रिसिटी का रेट ये रहेगा, 400 से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का रेट ये रहेगा। बात समझ में आया? तो यहां क्वांटिटी के हिसाब से वेरी कर रहा है। सेकेंड डिग्री इक्वल्स टू क्वांटिटी, क्वांटिटी की वजह से दाम वेरी कर रहा है। सेकेंड डिग्री इज क्वांटिटी, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी। और फाइनल बात है, फाइनल बात है, अंडर द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस वेरीज बाय अट्रीब्यूट्स, प्राइस वेरीज बाय अट्रीब्यूट्स, प्राइस वेरीज बाय अट्रीब्यूट्स। क्या अट्रीब्यूट्स, क्या फीचर्स? सच एज लोकेशन और बाय कस्टमर सेगमेंट, सच एज बाय लोकेशन और बाय कस्टमर सेगमेंट। मतलब ये वो सब मार्केट वाला बात है या कस्टमर सेगमेंट का बात है? एग्जांपल, जो एजेड लोग है, सीनियर सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स है ना, उनके लिए कुछ कॉस्ट है रेलवेज का, जो नॉर्मल है उनके लिए, सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए कुछ और कॉस्ट है। ये देखो ना, हियर द मोनोपोलिस्ट विल डिवाइड द कंज्यूमर्स इनटू सेपरेट सब मार्केट्स and charge different prices in different sub markets, and charge different prices in different sub markets, and charge different prices in different sub markets. Example, dumping, charging different prices for domestic and commercial users, lower prices in railways for senior citizens, lower prices in railways for senior citizens। यही तो अभी मैंने बताया आपको। ये थर्ड हो गया एज पर लोकेशन
या कस्टमर सेगमेंट, एज पर लोकेशन या कस्टमर सेगमेंट, एज पर लोकेशन या कस्टमर सेगमेंट। ओके, एक बार फिर से तीनों बता दे रहा हूं। आगे पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया कौन इंप्लीमेंट कर सकता है? एक मोनोपोलिस्ट। इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को किसने प्रोपाउंड किया? 3 डिग्रीज को पिगो ने। किसने? पिगो ने। 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में कस्टमर से चार्ज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। सेकंड डिग्री में चार्ज करो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम। थर्ड डिग्री में ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सेगमेंट या अलग लोकेशन पे अलग प्राइस। इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल सेम है जो परफेक्ट कंपटीशन में थे। परफेक्ट कंपटीशन में क्या थे इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल्स? एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी, याद आ रहा है? एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम, ये ले, ये रहा एम आर, ये रहा एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। स्टूडेंट्स, हम लोग क्योंकि एक एमसीक्यू पेपर में है इसलिए मैं इतना डिटेलिंग ऑफ डायग्राम नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि वो जरूरत नहीं है। हैड इट बिन 11-12 का एग्जाम जहां आपको थ्योरी लिखना पड़ता है तो मैं और बातें कर रहा होता। आपको बस याद रखना है, तो लिख लो सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज mc equals to mr, mc cuts mr from below। और जो मैंने क्लास के शुरू में आप लोगों को रिवाइज करवाया कि एक मोनोपोलिस्ट भी क्लास, एक मोनोपोलिस्ट भी लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता है। एक मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाएगा। गेम ओवर। ठीक है, सही है सर। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट रेलिवेंट पार्ट है ये रीड कर लीजिएगा, ये रीड कर लीजिएगा एक बार। इट इज रदर लेस इंपॉर्टेंट और सब कुछ समझ आएगा। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड, ठीक है। बट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट? बोलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। किस पर चल रहे हैं? बोलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सिंपल में एक बात बता दे रहा हूं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सर कहां देखने मिलेगा? एफएमसीजी, कोई भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट्स, जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है जो रैक से फटाफट बिकता है, फटाफट कस्टमर को दोबारा चाहिए, एफएमसीजी। सोप, ऑयल, कुछ भी आप सोच लो ना, यू नेम इट यू हैव इट। ठीक है ना? यस सर, बात समझ में आ गया। सर ये एक कॉम्बिनेशन है मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का सबसे ज्यादा कॉमन मार्केट ये है। मतलब मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन इतना देखने नहीं मिलता, पर ये देखने मिलता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? बोलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके फीचर्स क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। हाँ, आज आप कितने सारे लोग को जानते हो जो सोप बनाते हैं, कंपनीज है जो सोप बनाती हैं, जो डिटर्जेंट्स बनाती है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के साथ साथ क्या है बताइए? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये नहीं समझा सर, ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के साथ क्या देखने मिल रहा है? बोलो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या चीज का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? हर कोई बेच तो साबुन ही रहा है, हर कोई बेच तो शैम्पू ही रहा है, पर मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि मेरा साबुन में कुछ खास है जो इसके में नहीं है। कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास वैरायटीज ज्यादा है, कोई बोलेगा कि मेरा ऑल नेचुरल है, नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कानूनबाजी है। तीसरा है मेरा जो है डॉक्टर रिकमेंडेड है। तो प्राइस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हर कोई अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने का प्रयास करेगा।
कोई साइज में, परफॉर्मेंस में, कलर में, इंग्रेडिएंट में, डिजाइन में कुछ भी अलग दिखाने का कोशिश किया जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आगे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब अगर क्लास मैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का आपसे बात करूं, तो ये फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में क्या चक्कर है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का चक्कर ये है कि आपको जब मार्केट में एंटर करना है, आपको इस मार्केट में जब एंटर करना है आप एंटर करो, जब एग्जिट करना है आप एग्जिट करो, कोई बैरियर्स नहीं है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बात समझ में आ रहा है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सर बात समझ आता है। अगली बात, नॉन प्राइस कंपटीशन। क्या है बोलो? नॉन प्राइस कंपटीशन। अब इसमें क्या होगा, ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इसने देखा कि इसके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, हम कम कर देता और ज्यादा बेच देता है। यहां एडवर्टाइजिंग करी जाएगी, प्राइस नहीं कम किया जाएगा, दैट इज अ चीप गेम टू प्ले। एडवर्टाइज हम ज्यादा करेंगे, अग्रेसिव, इस मार्केट में एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होता है। आइए पढ़ते हैं। इन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, firms are often in fierce competition with other firms offering a similar product or a service, and therefore try to compete on basis other than price. For example, इधर देखिए, for example they indulge in aggressive advertising, धमाके से एडवर्टाइजिंग करो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विसेज, कि हम सामने वाले से प्राइस कम नहीं चार्ज करेंगे पर हम आफ्टर सेल सर्विस बेटर देंगे। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया हूं क्लास में, दो एसी है, दो तरीके के एसीज है, दो ब्रांड्स के एसीज है जो मैं यूज करता हूं, एक है पैनासोनिक और एक है हिटाची। अब है तो दोनों एसी तो ठंडा ही करेगा, और ठीक है ठंडा करता है, पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं जो आपको पता चलेगा कि सेग्रीगेट करता है। यू विल बी सरप्राइज्ड। मुझे अब कोई रिकमेंडेशन मांगता है ना, मैं हिटाची बोलता हूं हिटाची ले ले। क्यों सर? पैनासोनिक का आपका कुछ बैड एक्सपीरियंस था? नहीं था। पैनासोनिक का एक भी बैड एक्सपीरियंस नहीं है, पर हिटाची का एक बेटर एक्सपीरियंस है। क्या? मैं बताता हूं। जैसे क्या होता है, सर्विसिंग होता है एसी में, राइट? हिटाची वालों का खुद का ही कॉल आ जाए, मेरा दोनों में एक्सटेंडेड कराया हुआ है सर्विसिंग 5-6 साल तक का, 5 साल तक का। हिटाची वाले खुद 2-2 महीना में फोन कर लेते हैं, मालिक सर्विसिंग करना है, खराब हो जाएगा एसी, तो मुझे याद नहीं रखना है। अब पैनासोनिक में मैं नोटिस करता हूं घर पे, ओ यहाँ पे तो ठंडा कम हो रहा है, कूलिंग कम हो रहा है, ओहो बुक करो बुक करो बुक करो। तो ऐसा नहीं कि पैनासोनिक बुक किए तो वो लोग आके सर्विसिंग नहीं दिए या ये, बट एक छोटा सा बात, हिटाची कहां बेटर हो गया, एक कॉल मेरे वो कर दिया मेरे को, और मैं हिटाची रिकमेंड कर दिया 4-5 लोगों को। आफ्टर सेल सर्विस, दिस इज कॉल्ड अग्रेसिव, दिस इज कॉल्ड अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। सो यहां पे प्राइस वॉर्स मेन गेम नहीं है, यहां पे प्राइस वॉर्स मेन गेम नहीं है। प्राइस वॉर करके क्या होगा? पूरी इंडस्ट्री का नुकसान होगा। आप कम करोगे, हम भी कम करेंगे, आप भी कम करेंगे, इंडस्ट्री बर्बाद। तो वो एक सही गेम नहीं है। मजे का बात है आप लोगों को, मजे का बात है आप लोगों को, यहां भी इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो। क्या जाना पहचाना है क्या? MC इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो पर वेट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कर्व होता है, जैसा आप देख पाते हो AR और MR का, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। लिख लो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी तो सर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रखता है सर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी तो सर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रखता है सर। हाँ जी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रखता है। तो सर प्रॉब्लम क्या है? फर्क है, मोनोपोली में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर मोनोपोली में इनइलास्टिक था। क्या था? इनइलास्टिक, मतलब थोड़ा नैरो डिमांड कर्व था।
यहां पे होगा इलास्टिक डिमांड कर्व, इलास्टिक या फ्लैटर डिमांड कर्व, लिखो इलास्टिक डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड कर्व और फ्लैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, मेरा मन का कुछ नहीं है। इलास्टिक या फ्लैटर डिमांड कर्व होता है, क्यों? क्योंकि यहां कस्टमर के पास ऑप्शन है, अगर आपने अननेसेसरीली ज्यादा प्राइस के साथ छेड़छाड़ किया, कस्टमर हैज द ऑप्शन टू स्विच बोथ इन फेवर ऑफ यू और अगेंस्ट यू, इसलिए इलास्टिक डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड ही पर इलास्टिक। ठीक है जी सर, ये बात सही है, यस सर ये बात सही है सर। यहां पर भी लॉन्ग रन में, क्या बोला मैंने, बोलो, लॉन्ग रन में जो भी इस मार्केट में भी रहेगा, दे विल ओनली बी मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स, लिखो लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी क्या बनाएगा, बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर एक बार तीनों का एनालिसिस करें, परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोली का और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तीनों मार्केट्स में, तीनों मार्केट्स में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मुमकिन है, नॉर्मल भी और लॉसेस भी, तीनों में, तीनों में, तीनों मार्केट्स में। पर अगर लॉन्ग रन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में भी नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा, इस मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा, खाली एक मोनोपोली है जहां लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर not of optimum size and there exists excess capacity of production with each firm। ये बहुत जरूरी है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी है, लिख लेना इंपॉर्टेंट है, हर फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी है। अच्छा, और अगर अब तक अपने जो पढ़े हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है, तो ये टेबल इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ये जो बढ़िया बढ़िया टेबल्स इंस्टीट्यूट बना रहा है ना, ये लास्ट 5-7 साल 10 साल से स्टार्ट किया। जब हम लोग करिए थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी तब कुछ नहीं था, 4-5 साल में, इनफैक्ट 2017 में मैंने फाइनल्स दिया था, तब तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट बुक था और कोई चार्ट्स नहीं, कुछ नहीं। इधर देखिए अभी कितना बढ़िया चार्ट्स है, देखिए आपको सोच करना ही नहीं है कुछ, खाली पढ़ना है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन। यहां मोनोपोली में सिंगल सेलर और फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यहां प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है, एग्जैक्टली सेम, यहां कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, और यहां पे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड है, मतलब मेरा प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट अलग अलग है। यहां इनसिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, मतलब एक इंडिविजुअल सेलर का मार्केट में ऐसा कोई हिसाब नहीं है। मोनोपोली में कमांड ओवर द होल मार्केट है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत छोटा नहीं है पर स्मॉल है, हर 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 सेलर स्मॉल है मार्केट में। यहां परफेक्ट कंपटीशन है, ऑब्वियसली यहां कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। सही है सर। आगे यहां पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, मोनोपोली में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स है, आप एंटर कर ही नहीं सकते। कैसे बैरियर्स याद है क्या आपको, पेटेंट्स, कॉपीराइट, लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, कंट्रोल ओवर स्कार्स रिसोर्सेस, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट यहां भी है। यहां परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर है, मतलब आपका प्राइस पे कोई अधिकार नहीं है, यहां पे प्राइस मेकर है, खुद सेलर प्राइस डिसाइड करता है। यहां प्राइस अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि मैं अलग दिखा रहा हूं आपके प्रोडक्ट से, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स का खुद प्राइस कुछ हद तक डिसाइड कर सकता हूं, कुछ हद तक डिसाइड कर सकता हूं। नेक्स्ट, यहां प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट है, यहां प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, यहां भी प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। इधर था प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यहां है प्राइस हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, यहां भी प्राइस हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। सर समझ आ गया। इधर देखिए,
यहां डिमांड कर्व इन्फिनिटली इलास्टिक है, यहां डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इनइलास्टिक है, और यहां डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक है। क्लियर है सर? समझ आ गया है बातचीत? जो मेन डिफरेंसेस थे। फाइनली क्लास वी मूव टू विच मार्केट देन? ओलिगोपॉली। इस मार्केट का क्या जादू है, इस मार्केट में क्या है, इसमें प्रोफेसर स्टिगलर का डेफिनेशन भी बताऊंगा, पर पहले समझ लीजिए ओलिगोपॉली का मार्केट एक कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट। आप लोग कोका कोला जानते हो, पेप्सी जानते हो, बाकी जितने प्रोडक्ट्स है सब कोका कोला और पेप्सी के ही है, देखो गुल मिलाकर। ये हो गया ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली इज अ मार्केट जिसमें कुछ ही सेलर्स हो, फ्यू सेलर्स हो। और कोई एग्जांपल सर? हाँ, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक होता है बोइंग और एक होता है एयरबस, जो एयरक्राफ्ट बनाता है, फ्यू सेलर्स। प्रोफेसर स्टिगलर का डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम आया इकोनॉमिस्ट का, इधर ध्यान दीजिए। प्रोफेसर स्टिगलर डिफाइंस ओलिगोपोली एज दैट सिचुएशन in which a firm bases its market policy in part on the behavior of rivals। ये जो इन्होंने लिख दिया ना, ये ओलिगोपोली का एक फीचर है, जो आपको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। इस फीचर को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि फ्यू सेलर्स है मार्केट में, तो ओलिगोपोलिस्ट देख रहा होता है वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि क्यों फ्यू सेलर्स है ना। मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, आप लोग देखना, कोका कोला अगर एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करेगा, पेप्सी भी कर देगा। इधर का डाइट आया तो इसका भी डाइट आया, डाइट कोक था तो डाइट पेप्सी आया, जीरो शुगर पेप्सी, जो भी है नाम एक ही है। फिर ये अगर 1 लीटर का बॉटल है तो इसका भी 1 लीटर का बॉटल है। शुरुआत तो हुई थी, आपको मैं बताऊं, आप लोग को पता नहीं होगा, कांच के बॉटल से। कांच का बॉटल अभी मिलता है कि नहीं, दैट इज रेयर, बट 10-15 रुपए का कांच का बॉटल आता है। उस समय कांच का बॉटल ही चलता था, या फिर बड़ा 2 लीटर का बॉटल चलता था। आज आप देखो, छोटा प्लास्टिक बॉटल, 1 लीटर का बॉटल, 2 लीटर का बॉटल, सब आने लग रहा है। ये लॉन्च करता है तो ये भी करता है। ये अपना लेमन एंड लाइम का कोई फ्लेवर लॉन्च करता है, जैसे एक 7 अप या कुछ करता है तो दूसरा वो कर देता है, स्प्राइट फ्राइट कुछ लॉन्च कर देता है, माउंटेन ड्यू लॉन्च कर देता है। तो आप लोग को समझ आ रहा है, ये लेमन फ्लेवर लॉन्च कर रहा है तो ये भी लेमन फ्लेवर लॉन्च कर रहा है, ये ऑरेंज में मिरिंडा लॉन्च करता है तो वो फैंटा लॉन्च करता है। आपको बात समझ में आ रहा है? स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, तुम जो करेगा हम वो करेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड तो एक स्टोरी भी है, मैंने बताया क्लास में पहले भी, और अगर नहीं बताया तो मैं आपको बताता हूं। इसको बोलते हैं सैबोटाज, सेल्फ सैबोटाज। क्या हुआ था, ये कहानी है 1980s या 90s के करीब का। पेप्सी ने लॉन्च किया था, पेप्सी इफ आई एम करेक्ट, यस, क्रिस्टल पेप्सी लॉन्च किया था। अब क्रिस्टल पेप्सी क्या होता था, वो दिखता था पानी जैसा, टेस्ट करता था पेप्सी जैसा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, भयानक ही बिक रहा है। और कोको कोला का सेल्स हो गया नीचे क्रिस्टल पेप्सी की वजह से, क्योंकि कितना एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, दिख पानी जैसा रहा है, टेस्ट पेप्सी जैसा कर रहा है। टेंशन। कोको कोला क्या किया, कोको कोला ने जहां जहां क्रिस्टल पेप्सी रखा हुआ था ना, वहीं पे कोक का एक वर्जन लॉन्च कर दिया, और अपने मार्केटिंग टीम को बोल दिया इसका टेस्ट एकदम घटिया होना चाहिए। वो भी वाइट, मतलब पूरा वाटर जैसा ही दिखेगा, पर उसका टेस्ट एकदम घटिया। कोको कोला ने अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करवा के घटिया बनवाया और भरवा दिया जहां जहां क्रिस्टल पेप्सी था। कस्टमर के माइंड में इतना घटिया टेस्ट से आ गया कि ऐसा प्रोडक्ट घटिया ही होता है, तो ना कोक बिका ना पेप्सी बिका। पेप्सी को तो अच्छा करवाने के लिए हेवी बजट लगाना पड़ा, कोको कोला छोटा बजट में, क्योंकि कोको कोला भी तो वेल नोन है भैया, ऐसा वैसा थोड़ी है, कोको कोला भी वेल नोन है, जगह मिल गया। कोको कोला ने खराब प्रोडक्ट कम बजट के साथ करवाया, पूरा पेप्सी को खत्म उड़ा दिया। पेप्सी को अपना वो माल बेचने के लिए पेप्सी को अपना वो सेगमेंट ही खत्म करना पड़ा, हटाना पड़ा। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस देखो किस हद तक जा सकता है, अग्रेशन किस हद तक जा सकता है। इंटरडिपेंडेंस जो भी है, ये बहुत, ये पीवाईक्यूज में लिख लीजिएगा।
ये आया है May 26. This question, remember it, this came in May 26 exam. In which exam? May 26 एग्जाम. गेम थ्योरी किसने डिस्कवर किया? गेम थ्योरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. गेम थ्योरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मजा आएगा. ये थ्योरी ना स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के बारे में बात करता है कि अगर आप अपना सोचोगे, अगर सिर्फ आप अपने भले का सोचोगे, अगर सिर्फ आप अपने भले का सोचोगे तो सबका खराब होगा मार्केट में. इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था? वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनटन ने. वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनटन. गेम थ्योरी है क्या? ये बना था, इसमें मैं आपको बता दूं, गेम थ्योरी का सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रिजनर्स डिलेमा. प्रिजनर्स डिलेमा ये क्या है? ये ओलिगोपोली से, ओलिगोपोली में भी तो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है, ये किया तो ये किया. ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बोलता है अगर आप सिर्फ अपना सोचोगे, अपना फायदा का सोचोगे, आप सिर्फ अपने फायदे का सोचोगे तो सबका नुकसान है. देखना चाहोगे? चलो आ जाओ. प्रिजनर्स डिलेमा क्या है? गेम थ्योरी में क्या है? दो लोगों को पकड़ा गया, अलग अलग जेलों में बंद किया गया. यहां है प्रिजनर 1 और यहां है प्रिजनर 2. ठीक है. प्रिजनर 2 को बोला गया और प्रिजनर 1 को, दोनों को यह बोला गया कि भाई देख, गलती किया है तो मान ले, गलती किया है तो मान ले, अगर गलती किया है तो मान ले तो तेरे को छोड़ देंगे, तुम निकल सकते हो, यू आर आउट. यू आर आउट मतलब बाहर, तुम रिहा हो गए. गलती किया है तो मान ले, रिहा हो गए. अच्छा, अगर अगर तुमने बता दिया कि किसने किया है और उसने बोल दिया, मतलब प्रिजनर 1 ने बता दिया कि प्रिजनर 2 ने किया है, तो प्रिजनर 2 को 10 साल का सजा हो जाएगा. प्रिजनर 2 को 10 साल का सजा हो जाएगा और प्रिजनर 1 निकल जाएगा. और उल्टा प्रिजनर 2 का भी, अगर प्रिजनर 2 ने बता दिया 1 ने किया और हमने नहीं किया, तो प्रिजनर इस 1 को 10 साल का जेल हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन, दोनों मान लो कि दोनों ने किया, दोनों इन्वॉल्व थे, तो दोनों को 5 साल का सजा हो जाएगा. लेकिन अगर एक माना और एक नहीं माना, एक माना और एक नहीं माना, तो दूसरे को 10 साल का सजा है. ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब अगर दोनों ये सोचे, अब अगर दोनों ये सोचे, ठीक है कि नहीं है, कि हाँ एक चीज और था, इसमें पूरा रिहा नहीं होगा, 1 साल का सजा मिलेगा. अगर अगर आपने मान लिया आपने किया है तो, ठीक है कि नहीं है, आपने मान लिया आपने किया और दूसरे को 10 का हो जाएगा. तो अगर आप सिर्फ अपना सोचे, अगर आप सिर्फ अपना सोचे, तब फिर क्या होगा? अच्छा, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, तो कितना हो गया? 5-5 साल का. पर आप सोचो उसको 10 साल के लिए फंसा दे, है ना, आप सोचेंगे आप उसको 10 साल के लिए फंसा देंगे और खुद को छुड़वा लेंगे, वो भी तो यही करेगा. तो ये यहां से बोल दिया हम नहीं किए, मेरे को 1 साल का सजा दो, यहां से वो भी ये बोल दिया, तो रियल लाइफ में तो दोनों मान लिया, और जब दोनों मान लिया तो दोनों को कितने का सजा हो गया? 5-5 साल का. अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सोचोगे तो सब फंसेंगे, जहां 1 साल में निकल सकते थे वहां 5 साल हो जाएगा. सो जो भी है, इसको बोलते हैं प्रिजनर डिलेमा. ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसके बारे में पढ़िएगा, सिलेबस में नहीं है. सेम चीज यहां पर भी है, सेम चीज यहां पर भी है. प्रिजनर डिलेमा में ऐसा और भी चीज है. अब वी आर नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट्स टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. किस पर चलेंगे? टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पर. ठीक है. एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था? गेम थ्योरी ओलिगोपोली में किसने डेवलप किया? नाम याद रखिएगा, वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनटन. क्लियर है क्या? चलिए सुनिए. टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली बहुत ही बढ़िया. सबसे पहला है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, और फिर है डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली. प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, ये है क्या चीज सर?
ये है क्या चीज सर, थोड़ा समझाइएगा। समझाता हूं, इधर देखिए। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। सो स्टूडेंट्स, अपने प्योर ओलिगोपॉली और परफेक्ट ओलिगोपॉली को एक बार समझते हैं फिर से। प्योर ओलिगोपॉली का मतलब फ्यू सेलर्स है, ओलिगोपॉली मतलब फ्यू सेलर्स है, पर यहां पर जो बच्चे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं ना, सब एक ही बेच रहा है। एग्जांपल दूं आपको, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील बनाता है। स्टील का कंपोजिशन टिस्को का और जिंदल स्टील का अलग हो सकता है क्या? बना तो दोनों स्टील ही रहा है, उसको बोलते हैं प्योर ओलिगोपॉली। जहां जो प्रोडक्ट सेलर्स बेच रहे हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम, उसको बोलते हैं प्योर ओलिगोपॉली। स्टील में थोड़ी अलग होगा कुछ। वैसे ही जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील बेचता होगा वो भी तो जिंदल स्टील जैसा ही होगा। इस मार्केट को बोलते हैं प्योर या परफेक्ट ओलिगोपॉली। इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली किसे कहते हैं सर? जहां पे प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट थोड़ा सेपरेट रहे, डिफरेंट रहे। आइए पढ़ते हैं। प्योर ओलिगोपॉली और परफेक्ट ओलिगोपॉली occurs when the product is what in nature? Homogeneous in nature. Homogeneous मतलब products are exactly the same. Example, aluminium industry. They're exactly the same. एल्यूमिनियम तो एक ही कंपोजिशन से बनेगा, तुम कुछ भी अलग करेगा एल्यूमिनियम ही नहीं बनेगा वो। This type of oligopoly tends to process raw materials or produce intermediate goods that are used as input by other industries. पेट्रोल हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। पेट्रोल आप कहीं का भी लो, कंपोजिशन तो सेम ही रहेगा ना। और डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली क्या होता है क्लास? जहां प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट स्लाइटली अलग हो, डिफरेंट हो, दैट इज डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। बात समझ में आया? राइट सर, समझ आ गया। जैसे टेल्कम पाउडर, ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपॉली। स्टूडेंट्स, ये ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपॉली का क्या चक्कर है? ओपन ओलिगोपॉली मतलब न्यू फर्म्स को मार्केट में एंटर करना है तो एंटर कर सकते हैं, न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, और एग्जिस्टिंग फर्म्स को टक्कर दे सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक मार्केट, आपके पास उतना पैसा है, रिसोर्स है, अभी अंबानी जी एंटर किए हैं कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में, कैंपा कोला ये सब के नाम से, तो फ्री एंट्री है। ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री के लिए कोई रोक रहा है, पर इन क्लोज्ड ओलिगोपॉली एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। जैसे ऑयल या डिफेंस के केस में गवर्नमेंट सबको अलाउ नहीं करती मार्केट में एंटर करना। फिर एक कल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपॉली, बढ़िया इंटरेस्टिंग है। कल्यूसिव ओलिगोपॉली मतलब जो फ्यू सेलर्स है साथ में मिलकर मार्केट को रूल कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो मान लो अपने पांचों जन अलग अलग कंट्रीज है, मान लीजिए मैं मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री हूं, आप कोई हो, कोई हो, कोई हो, ये लोग साथ आ गए। अब इन लोग मिलके ऑयल का प्राइस डिसाइड करते हैं पूरी दुनिया के लिए, दैट इज कल्यूसिव ओलिगोपॉली। और कंपिटिटिव ओलिगोपॉली मतलब, ओ भाई तुमको अपना ऑयल जैसे बेचना बेचो, हमको जैसे बेचना बेचने दो, फ्रीडम। पढ़ते आइए। When few firms of the oligopoly market come to a common understanding or act in collusion with each other in fixing price or output or both, it is collusive oligopoly. When there is absence of such an understanding among the firms and they compete with each other, it is called competitive oligopoly. It is called competitive oligopoly. Understood or not? Right sir, अंडरस्टूड है। तो ये हो गया कल्यूसिव एंड कंपेटिटिव ओलिगोपॉली। फिर है पार्शियल ओलिगोपॉली और फुल ओलिगोपॉली। पार्शियल ओलिगोपॉली क्या है? जब एक बहुत लार्ज फर्म है और बाकी सब छोटे छोटे हैं, मान लो एक जन का मार्केट में 40% शेयर है, बाकी का किसी का 20 है, 10 है, 5 है, वैसे है, तब उसको बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपॉली। फुल ओलिगोपॉली में क्या है? कोई एक लीडर नहीं है, आपका 30% है, उसका 28% है, उसका 30% है, आपका 31% है, सब क्लोज क्लोज है, कोई क्लियर लीडर नहीं है, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फुल ओलिगोपॉली। फुल ओलिगोपॉली बोलते हैं उसे। सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली में क्या है? Syndicated oligopoly refers to situation
When the firms sell their products through a centralized syndicate, organized oligopoly refers to situation when the firms organize themselves into central association for fixing price, output, quota, etc. फर्क समझाता हूं क्या है, पहले वाला सारा समझ आया ना? देखिए, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली मतलब फर्म्स अपने प्रोडक्ट इस सिंडिकेट को बेचते हैं और ये सिंडिकेट माल आगे बेचती है, समझ आ गया? ये हो गया सिंडिकेटेड। और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में क्या है, फर्म्स बेचते अपने बिहाफ में ही है, पर वो लोग डिसीजन सब मिलके लेते हैं, सारा डिसीजंस मिलके लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। समझ आ गया? राइट सर। फॉर फिक्सिंग प्राइसेस, आउटपुट, कोटा एटसेट्रा। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताइए? स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, कि हर एक फर्म देख रहा है कि सामने वाला फर्म क्या कर रहा है, आपका पूरा नजर है कि दूसरा क्या कर रहा है। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, each firm has eye on what the other firm is doing. Strategic interdependence. Understood or not? Yes sir. मतलब ए देख रहा है कि बी क्या कर रहा है, बी देख रहा है कि ए क्या कर रहा है। यहां पे एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, और कहां इनकर हो रहा था एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट, याद है क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर का मतलब है यहां मार्केट में जो बदलाव दिखेगा सब में दिखेगा, एक ने किया तो सब में दिखेगा। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में बताता हूं, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सुनिएगा क्या है बताता हूं। इस मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है किंक्ड डिमांड कर्व देखा जाता है। क्या दिखाया जाता है? किंक्ड डिमांड कर्व या इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इसका डिमांड कर्व बनाया नहीं जा सकता, फिर भी बनाने का कोशिश किया गया, फिर भी इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, मतलब इसका डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, फिर भी बनाने का कोशिश किया गया, और उसको बोलते हैं पॉल स्वीजी मॉडल। क्या बोलते हैं? पॉल स्वीजी मॉडल। तो जो अभी मैं ग्राफ बनाने वाला हूं वो पॉल स्वीजी का मॉडल है। किसका है जी? पॉल स्वीजी का। अब पॉल स्वीजी मॉडल क्या बोलता है, आइए ये रहा डायग्राम देख लिया आपने, इसी को बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। किंक्ड क्यों? क्योंकि यहां देखिए कर्व में चेंज आ रहा है, यस और नो? पहले ऐसे फॉल हो रहा था, अब एक शार्प डिक्लाइन आया, यस और नो? इसीलिए बोलते हैं इसको किंक्ड डिमांड कर्व, इसीलिए इसको बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व। अब ये क्या चक्कर है, अब ये क्या चक्कर है इधर समझिए। ये कर्व बना कैसे आपको समझाता हूं, इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस P1 है, तब जो क्वांटिटी बिक रहा है वो कितना बिक रहा है? Q1 है। आप एक सेलर हो, आप एक सेलर हो ओलिगोपोली में, आपने सोचा क्यों ना बहुत अच्छा रहेगा अगर हम जो है ना अपने प्रोडक्ट का प्राइस को कम कर देता है, सारा कस्टमर मेरे पास आ जाएगा। आपने प्राइस कम कर दिया, देखो बेसी से कम कर दिया, प्राइस आपने गिरा दिया। एक बात बताओ, अगर आपने प्राइस कम कर दिया, यहां ग्रुप बिहेवियर देखने को मिलता है, तो अगर आपने प्राइस कम कर दिया तो बाकियों ने भी प्राइस कम कर दिया, तो जो प्राइस कम करने का आपको फायदा मिलना चाहिए था उतना मिलेगा क्या? नहीं, शायद आपका क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा बिक जाए, थोड़ा सा बिक जाए ज्यादा। तो देखो पहले P1 Q1 यहां इंटरसेक्ट कर रहे थे, अब P2 Q2 यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पर अगर आपने, अब आपका सोच बदलते हैं, P1 पे आप वापस आए, आपने सोचा क्यों ना प्राइस हल्का सा बढ़ा देता है, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कर लेगा। आपने प्राइस हल्का सा बढ़ाया, हल्का सा बढ़ाया, हल्का सा बढ़ाया, तो बाकी फर्म्स अपना प्राइस बढ़ाएंगे क्या? आपका पागलपना देख के नहीं बढ़ाएंगे, तो आपका जो सेल्स है वो बहुत जोर से गिरेगा। प्राइस बढ़ाए तो सेल बहुत जोर से गिरेगा, क्योंकि बाकी लोग आपके साथ उस पागलपना को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्वांटिटी बहुत जोर से कम हो गया। ये और ये
क्या यहां पर एक कर्वेचर नजर आया कि नहीं आया? इसी को किंक बोलते हैं, एंड इस शेप को बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व. पॉल्सवीजी मॉडल, टू बी ऑनेस्ट, अंडरस्टूड और नॉट? कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी है जो इंपॉर्टेंट है, आए हैं, सुन लीजिए. सबसे पहले है बच्चे डुओपोली, फिर उसके बाद आज ये चैप्टर भी कंप्लीट. डुओपोली क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसी ओलिगोपोली मार्केट है, ऐसी ओलिगोपोली मार्केट है जिसमें कितने फर्म्स होते हैं? 2 फर्म्स होते हैं, 2 फर्म्स. मोनोप्सनी एक ऐसी मार्केट है जिसमें एक प्रोडक्ट का ओनली सिंगल, जैसे हमारी कंट्री में डिफेंस खाली गवर्नमेंट ही खरीदता है, तो मोनोप्सनी हुआ ना, गवर्नमेंट इज द सिंगल बायर. ओलिगोप्सनी का मतलब है जहां कुछ बायर्स हो, 5 या 10 बायर्स हो मार्केट में, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब एल्यूमिनियम को प्रोसेस करने के लिए मशीन आती है, तो बहुत जन का एल्यूमिनियम का या आयरन का काम है कि हमारी कंट्री में नहीं है ना, कुछ टाटास और इन लोग का ही है, तो वो मशीन भी इन लोग ही खरीदता होगा ना, हर कोई थोड़ी खरीदेगा. ये हो गया ओलिगोप्सोनी. डुओपोली मतलब 2 सेलर्स, मोनोप्सनी मतलब 1 बायर, ओलिगोप्सोनी मतलब कुछ बायर्स, और बाइलेटरल मोनोपोली मतलब मार्केट में 1 सेलर और 1 बायर. मतलब सेलर के साइड से भी 1 जन, बायर के साइड से भी 1 जन, मतलब मोनोपोली प्लस मोनोप्सनी. बाइलेटरल मोनोपोली इज नथिंग बट मोनोपोली प्लस monopsony. Is that understood, everyone? With this, students, we have been able to complete chapter 4 unit 3 also. That's it. Goodbye everyone for the day.